धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज मानसून सत्र का क्या आखिरी पड़ाव है और ये सत्र काफी भावुक क्षणों के बीच से समाप्त हो रहा है। हम सबको ज्ञात है कि विगत 4 तारीख को आदरणीय दिसंबुरु शिवस्वरन जी का निधन हुआ और इस वजह से चलते सत्र को बंद करना भी पड़ा और ये फिर से उस अधूरे काम को हम लोग आज यहां संपन्न करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, ये मानसून सत्र हम सभी लोगों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण और ना भूलने वाला सत्र होगा, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खोया जो सिर्फ विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि उससे ऊपर उठ करके एक आदिवासी, दबे कुचले किसान, मजदूर, शोषित वर्गों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनको लेकर सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते रहे। अब तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके दिखाए गए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे और जितनी भी आदरणीय दिसंबुरु शिबुसोरेन जी के विषय में कहा जाए बहुत कम होगा। इस राज्य को अस्तित्व दिलाना और झारखंड आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाना बहुत आसान काम नहीं था अध्यक्ष महोदय। और इस राज्य के आवाज, इस राज्य का संघर्ष, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूरों की जो संघर्ष रही है वो इतनी मजबूत रही है अध्यक्ष महोदय कि इसके साथ साथ कई राज्य का सृजन भी हुआ और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का संघर्ष इस राज्य में, इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के आदिवासी अस्मिता, यहाँ के किसान, मजदूर अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, ऐसा संघर्ष कहीं और देखने को मिला। इस भावुक क्षण में ऐसे जब आदरणीय गुरुजी का निधन हुआ, 10-12 दिनों तक श्रद्धांजलि देने देश के अलग अलग कोने से, देश के बाहर से भी लोग आए और मुझे याद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ तत्पश्चात तेलंगाना में भी राज्य अलग करने की आवाज बुलंद हुई और वहां पर भी राज्य अलग करने के विषय को लेकर आदरणीय गुरुजी ने वहां के लोगों का भी मार्गदर्शन किया और आज हम सब के सामने है कि तेलंगाना भी एक अलग राज्य बना। तो कहीं ना कहीं आदरणीय गुरुजी की जो कार्य रहे हैं वो झारखंड तक ही सीमित नहीं,
बल्कि पूरे देशव्यापी रही है। और हम सब लोगों ने ये संकल्प करके इस सरकार को आगे चलाने का निर्णय लिया है कि अपने उन संघर्षशील साथियों का सपना पूरा कैसे हो, यहाँ के आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर के लोगों का आर्थिक, सामाजिक सुधार कैसे हो, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा कैसे ग्रहण करे, बेहतर शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, कैसे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, कैसे बुजुर्गों को सम्मान मिले, कैसे इस राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मान मिले। तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार आज संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र में अनुपूरक बजट भी आया, उस पर चर्चाएं भी हुई, लोगों ने अपनी अपनी तरीके से बातों को रखा, विपक्ष का अपना विरोध रहा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये अनुपूरक बजट एक राजनीतिक रणनीति के तहत नहीं लाई जाती है, बल्कि एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत अनुपूरक बजट आते हैं और उस पर विस्तृत चर्चा भी होती है और उसके उपरांत बजट को पास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विगत 5 वर्ष सरकार चलाई। अध्यक्ष महोदय, और 5 साल के बाद पुनः राज्य की जनता ने हमें बड़े मतों के साथ पुनः राज्य का बागडोर हमें सौंपा। इससे बिल्कुल ये स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि राज्य की जनता की भावना क्या है। ये बात अलग है, हमारे विपक्ष में हमारे राजनीतिक दल के लोग जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं, उनका भी एक अपना उद्देश्य है, अपना एक राजनीतिक विचार है जिसके तहत सरकार को घेरने का प्रयास करती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं अपने विपक्ष के साथियों को देखता हूं तो मुझे बहुत चिंता होती है और बहुत आश्चर्य होता है कि ये विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक हितों को साधने का ही उनका एक मात्र उद्देश्य रहा है और सरकार को बेवजह और मुद्दा विहीन विषयों को लेकर सड़कों पर होते हैं या विरोध करते हैं, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो सड़क पर हो। कई जगहों पर तो सरकार के कार्य कैसे उन कामों में अवरोध किया जाए, इसके लिए कानून के दरवाजे तक ये लोग पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि कानून इनके जेब में है। हाँ, ये बात तो सही है, कई संवैधानिक संस्थाएं तो इनके जेब में जरूर आ चुकी हैं। अब इनको लगता है कि कानून भी इनके जेब में समा जा चुका है। तो कई अलग अलग तरीके से ये सरकार को घेरने का प्रयास करती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बिल्कुल सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार अब पूरी मजबूती के साथ राज्य ने सत्ता में बैठाया है, तो हम उसी ताकत के साथ भी आने वाले वक्त में काम करेंगे और इस राज्य के गरीब, दबे कुचले, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर के हितों में
जो भी बेहतर काम होगा अध्यक्ष महोदय वो किया जाएगा। हमारी सरकार इस राज्य की जनता की सरकार है। हमने पहले भी कहा है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। यहां के राज्य की जनता की भावना के अनुरूप सरकार योजनाएं बनाती हैं, उनके अनुरूप उनको धरातल में भी उतारती है। हमारे विपक्ष के लोग इस राज्य में विपक्ष में हैं, लेकिन इस देश में सबसे अधिक राज्यों में इनकी सरकारें हैं और इनके राज्यों की हालत देखें तो आप आश्चर्य करेंगे अध्यक्ष महोदय कि भारतीय जनता पार्टी शासित या उनके गठबंधन शासित राज्यों में वहां की स्थिति क्या है, वहां के आदिवासियों की स्थिति क्या है, वहां के दलितों की स्थिति क्या है, वहां के अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, जो कमजोर वर्ग हैं उनकी स्थिति क्या है। आज ये लोग अपने को विश्व गुरु ये खुद को बनाना चाहते हैं या इस देश को बनाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। मुझे तो नहीं लगता ये देश विश्व गुरु की ओर जा रहा है, लेकिन इनके राजनेता, इनके सहयोगी, इनके व्यापारी मित्र जरूर विश्व गुरु की उपाधि लेने की तैयारी में है। आज सत्र में आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को देश के सर्वोच्च सम्मान प्रदान हो, इसके लिए अध्यक्ष महोदय सदन ने प्रस्ताव पारित किया। पद्मश्री का अध्यक्ष महोदय बड़ा विचित्र है, हमने तो पारित कर दिया, लेकिन ये क्या करेंगे आने वाला समय में, चूंकि ये केंद्र में इनकी सरकार है। भारत रत्न, भारत सरकार, भारत रत्न, भारत रत्न का अध्यक्ष महोदय माफ कीजिएगा, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। चूंकि ये बोलते जो हैं वो कभी नहीं करते और जो नहीं बोलते हैं वही काम ये करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक लद्दाख का एक विषय सामने आया है। वहां जाने माने एक विद्वान व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक जी, उनको भी कई बार पद्मश्री से सुशोभित करने की मांग बड़ी जोर शोर से उठी और वो ऐसे मतलब टफ जगह पर काम कर रहे हैं या उनका रहना होता है जहां उसी क्षेत्र के ही लोग वास करते हैं। इधर सामान्य जीव क्षेत्र के लोग वहां पर बहुत ज्यादा दिनों तक टिक पाने की स्थिति पर नहीं होते हैं और पूरा दुनिया बल्कि उस व्यक्ति को आज जानता है, पहचानता है और जिस तरीके से वहां पर उन्होंने उस कठिन जगह पर पर्यावरण को बचाने के लिए, लद्दाख को बचाने के लिए, इस देश के सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो निश्चित ही काफी सराहनीय व्यक्ति हैं और सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। और वहां पर एक इंस्टीट्यूट चलता है अध्यक्ष महोदय, और ये उस इंस्टीट्यूट में जो भी रिसर्च होते हैं उस रिसर्च को भारत सरकार भी अंगीभूत करता है अध्यक्ष महोदय, उसका सम्मान करती है और उसको लागू भी करती है। और उस इंस्टीट्यूट का नाम है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग। लगभग 150 केनाल या केनाल को कितना साइज बोलते हैं ये आइडिया नहीं, वो पहाड़ के क्षेत्रों में बोला जाता है। हमको लगता है 150 एकड़ होगा जमीन।
उतनी जमीन भारत सरकार ने उसको आवंटित किया। अभी कल परसों ही उसके यहाँ नोटिस लगा दिया गया है कि उस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए, और ये आज नहीं कल किस दिन उस इंस्टीट्यूट में बुलडोजर चलेगा अध्यक्ष महोदय, ये कहना बड़ा ही आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। और इतनी बड़ी संस्था और जिसका एक सम्मान है और इसको एक सम्मानित व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, बस इसीलिए उसको ढा देना है, क्योंकि आज के दिन में पर्यावरण को लेकर जो केंद्र सरकार की नजरिया है, वो नजरिया उस इंस्टीट्यूट को कभी गवारा नहीं हुआ, वहां के संस्थापक सोनम वांगचुक जी को कभी गवारा नहीं हुआ। इसके लिए लद्दाख से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पैदल मार्च किया था अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, सैकड़ों लोग उनके साथ, और बिल्कुल गांधी जी की तरह उनका जो विरोध सरकार से रहा है उस तरीके को अपनाते हुए उन्होंने विरोध किया। पद्मश्री तो मिला नहीं, बल्कि उनके कार्यों को कैसे मटियामेट किया जाए, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार लगी हुई है। जैसे यहां आप देखेंगे हम सभी लोगों के साथ जो उनके विरोध में है देश में राजनीतिक लोग, एक एक करके किसी को सीबीआई, किसी को ईडी, किसी को इनकम टैक्स, किसी को अलग अलग झूठे आरोपों में जेल में डाल देना, और अब तो नए कानून संविधान संशोधन करने की तैयारी में है, जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद वो 30 दिनों के अंदर अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा अगर आप जेल में रहे तो। अध्यक्ष महोदय, आखिर ये संशोधन लाने का औचित्य क्या है, ये समझ से परे। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनका एक हिडन एजेंडा है, जिसको शायद अभी हम नहीं भाप पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह भी सतह पर आएगा। किस तरीके से देश की जनता और संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग एक गरीब मजदूर इंसान भी उतने ही ताकतवर है इस लोकतंत्र में जितना एक करोड़पति हो, अमीर हो। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं और जो वोट डालते हैं, 1 लाख वोट की भी उतनी ही कीमत है अध्यक्ष महोदय जितना एक वोट का। एक वोट से आदमी सत्ता में काबिज हो सकता है और एक वोट से सत्ता से बेदखल भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय। ये 30 दिन के अंदर सलाखों के अंदर डालने से आपकी स्वतः सदस्यता चली जाएगी, उससे ज्यादा ताकतवर वो एक वोट का अध्यक्ष महोदय, जिससे वो आदमी सत्ता में भी आ सकता है, सत्ता से बाहर भी जा सकता है अध्यक्ष महोदय। एक वोट तो छोड़िए, लाखों वोट बिहार में इन लोगों ने डिलीट करवा दिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, और उसके बाद ये कानून बनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जो कमिश्नर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो गजब है अध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। भारत देश तो छोड़ ही दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय, जज भी अगर कोई गलती करता है तो उस पर पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं उसको लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। बड़ा विचित्र है अध्यक्ष महोदय। आज जिस तरीके से इनका जो सोच है अध्यक्ष महोदय, वो सोच इतना घृणित है। हर चीज सिर्फ
ये लोग दिखावे के लिए अखबार में, मीडिया में, टीवी में, रेडियो में, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों के सामने एक ऐसा पर्दा लगाने का और ऐसी चित्रों का निर्माण करते हैं जिससे लोग हमेशा दिग्भ्रमित रहे। और यहां तो इस देश का तो जनसंख्या की जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, वो ऐसी है कि आधी आबादी तो बिल्कुल निरीह, कमजोर, दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं, और उसको जो दिखाया जाएगा वही सच। आज वही काम इनका चल रहा है अध्यक्ष महोदय। आज ये आदिवासी हितों की बात करते हैं। मुझे याद है पिछले कार्यकाल में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैंने इस बात को पहले भी रखा था कि जयंती पर हम लोगों ने देश के राष्ट्रपति महोदया को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया था, उन्होंने सहमति भी जताई थी, लेकिन आखिरी समय में उनका कार्यक्रम रद्द हुआ। क्यों हुआ, नहीं हुआ, ये बहुत स्पष्ट तौर पर सतही पर आ चुका है। और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के शुभ अवसर पर खूंटी जिला से ही एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया अध्यक्ष महोदय। आदिवासी कल्याण को लेकर लंबा चौड़ा बजट बना करके देश के सामने ऐसा इन्होंने पत्ता फेंका, लगता है कि इसके बाद आदिवासी तो इस देश के सर्वोच्च स्थानों पर चुटकी बजाते पहुंच जाएंगे। आज पूछ लीजिए अध्यक्ष महोदय, पता कर लिया जाए कि उस दिन का ये घोषणा और उस दिन का कार्य योजना आज किस जगह पर है। आज फिर से ये तैयारी चल रही है, फिर से ये जुमलों का पिटारा खोलने की तैयारी में है, जहां फिर से आदिवासी, दलित, पिछड़ों को ठगने की तैयारी। कई झारखंड अध्यक्ष महोदय, इस राज्य को तो लोग वैसे सोने की चिड़िया कहते हैं, और सही में है भी अध्यक्ष महोदय। आज इस राज्य ने देश को क्या क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य को मिला क्या। मात्र हेमंत सोरेन सरकार की ओर से 2,500 रुपए 50% राज्य की महिलाओं को, तो और क्या मिला अध्यक्ष महोदय। आज इस देश के खनिज संपदा से कई लोग अरबपति खरबपति बन गए, कई राज्य जगमगाने लगे। क्या हम देश का विकास चंद राज्यों को देखें, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, इन्हीं राज्य को देख के हम कह सकते हैं क्या ये झारखंड का विकास है? कभी नहीं अध्यक्ष महोदय। आज दिल्ली भी अध्यक्ष महोदय, जहां पर देश का ये राजधानी कहे जाने वाला राज्य अब तो राज्य भी नहीं रहा, अब पूर्णतया से यूटी हो गया है ये। और मुंबई को ही देख के हम विकास का पैमाना को मान सकते हैं क्या? आज मुंबई में जो गगनचुंबी इमारत है, जहां बड़े पैमाने पर, वहीं पर अध्यक्ष महोदय देश का सबसे बड़ा स्लम भी उसी राज्य में है, जहां 10 बाय 10 के कमरे में 20-20, 25-25 लोग रहते हैं अध्यक्ष महोदय। बरसात के दिन में तो क्या ही हाल वहां का। दिल्ली जैसे राजधानी में अध्यक्ष महोदय जाके देखिए,
चंद उन राज्यों में भी चंद इलाकों को छोड़ करके बाकी इलाके झांक के देख लें, इस तरीके से वहां पर भी स्थितियां खराब है। आज ये राज्य की स्थिति देश को पालन पोषण करते करते इस राज्य की स्थिति ये हो गई कि आज ये राज्य की धरती के अंदर बड़े पैमाने में झारखंड के धरती के अंदर आग लगी हुई है अध्यक्ष महोदय। धनबाद, अभी तो इधर रामगढ़ विधायिका का भी कंप्लेन आया था, इधर रामगढ़ तरफ में भी कोयले में आग लगने लगी है धरती के नीचे। धनबाद का क्या हाल, अभी कुछ दिन पहले ही माइंस मिनिस्टर आए थे, वहां पर धरती में आग लगी हुई, वहां पर लोगों को कैसे वहां से हटाया जाए इस पर चिंता करने का। यहां पर यूरेनियम खनन कार्य होते हैं। आज उस क्षेत्र में हर तीसरा महिला, पुरुष, बच्चा कोई ना कोई भयानक बीमारी से ग्रसित है। वहां पर बच्चे अपंग पैदा होते हैं या तो फिर बच्चा मां के पेट में ही मर जाता है। यह हालत है इस राज्य के अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आए दिन केंद्र सरकार द्वारा और वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय से ये मॉनिटरिंग होती रहती है कि राज्य में कोयला खदानों का नीलामी ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आयरन ओर का ये ऑक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बॉक्साइट का ऑक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक दिन भी डिले होता है तो पदाधिकारियों को जो लताड़ मिलती है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। यहां पर अध्यक्ष, यहां पर पदाधिकारियों की हालत एकदम बड़ा ही विचित्र स्थिति है। और हसदेव का जंगल के बारे में तो क्या ही कहना। और पर्यावरण आज किस तरीके से हम पूरे मानव जाति को चुनौती दे रहा है अध्यक्ष महोदय। आज यहां जो बारिश इतने लंबे समय से चला आ रहा है, इतने बड़े पैमाने पर, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करने का ही वजह है। आज सब इतने मंदिर, मस्जिद, बड़े बड़े हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहां की स्थिति का नजारा देखिए। वहां कोई आज के दिन में राम राम बोल बम की नारे नहीं बोलता, आज के दिन में बचाओ बचाओ के नारे बोलता है। देखो ये हालत है। अध्यक्ष महोदय, अब हम तो इस विषय पर भी चिंतन करेंगे अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से खनन पट्टे आवंटन हो रहे हैं और जिसको लेकर सभी खनन कंपनियों को कंपनसेटरी फॉरेस्ट के लिए जमीन उपलब्ध करानी पड़ती है, पता चला कुछ दिनों के बाद इस राज्य में या तो खनन कार्य हो रहे हैं या तो बाकी फॉरेस्ट एरिया है, यहां के आम लोगों को रहने का जगह ही नहीं। 60% क्षेत्र हमारा इस राज्य में जंगल झाड़ से आच्छादित है अध्यक्ष महोदय। मात्र 30% की जगहों पर ही हम विचरण करते हैं और उसमें से भी खनन कंपनियां दलालों के माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से जमीनें खरीद करके कंपनियों को दे करके मोटी रकम कमाई करा करके फॉरेस्ट में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। और फॉरेस्ट का मकड़ जाल इस तरीके का है कि मकड़ का जाल भी फेल। तो कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। आज
झारखंड देश के विकास के लिए और बड़े बड़े पूंजीपतियों के विकास के लिए बहुत बड़ा कीमत चुका रहा है अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा। इसके लिए आज हमें सिर्फ 5 साल नहीं, आने वाला 30 साल 40 साल के लिए कार्य योजना बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। और हमारे विपक्ष बिल्कुल बगुलों की तरह हमारे हर कदमों पर ये नजर रखते हैं कि कहां कैसे इसको यहां के लोगों के, जो हम लोगों की इस सरकार का जो विश्वास है, उस विश्वास को कैसे आम जनों के हाथ से छीन ले, इसको लेकर आए दिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। अभी बहुत सारी चीजें आप देखे होंगे घटना में, कुछ कुछ चीजें आज देख लीजिए अध्यक्ष महोदय। राज्य में, शहर में जिस तरीके से योजनाएं गति ले रही हैं, आज फ्लाईओवर को लेकर किस तरीके से राजनीतिक दुकानें खोली गई, और आज देख लीजिए इस बारिश में उन फ्लाईओवरों ने कितना इस रांची शहर के लोगों को राहत पहुंचाई अध्यक्ष महोदय। और आज अभी हम लोग विचारों में ही हैं, और आज एक रिम्स 2 के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और इतना गंदा राजनीति अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन लोगों ने बैठकों में इतने बुरी षड्यंत्र इन लोगों ने रच रखी है। इनको लगे कि विकास कार्य एक कोने पर और राज्य की जनता का जितना भरपूर उपयोग करके इनको सरकार के खिलाफ खड़ा करो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इनका लोगों के बीच में फंडिंग भी ये कर रहे हैं। और फंडिंग करा करके लोगों को विरोध में खड़ा करना। बहुत सारी बातें अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लगता है कि मैं इनको क्या बोलूं। आज ये लोग कई जगहों पर चुनाव राज्यों में इन लोगों ने संपन्न किया। कितने झूठ बोले इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय। आज इन लोगों ने एक भी वादा पूरा किया हो जो बताएं। मैया सम्मान योजना को लेकर के तो ये लगभग सभी राज्य जीत लिए जितने उसके बाद चुनाव हुए, लेकिन देखिए आज कहां किनको मिला। और आज सीमित संसाधन में भी आज इस राज्य की गरीब महिलाओं को हम लोग हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इनका स्थिति तो देखें तो ऐसे ठगों की ये जमात है, और पैसे को लेकर ये लोग सिर्फ एक संवैधानिक संस्था इन्होंने अपने जेब में रख लिया, और पैसे का नोट का मशीन, छापने का मशीन तो इन लोगों ने अपने घर पे लगा लिया अध्यक्ष महोदय। इसी के बदौलत देश में आज तक ये लोग अपना तूती बुलवाने में लगे हैं। लेकिन जनता की अदालत सबसे मजबूत अदालत है। अगर जनता को समझ में आया कि यह झूठ और सच के बारे में फर्क पता चला, तो अच्छे अच्छे लोग उनके इस आक्रोश को भाजन पड़ना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अभी तो बिहार के चुनाव की जो स्थिति बन रही है, वोटरों का जो अधिकार छीना जा रहा है, वो तो अलग ही है। अभी एक हमने पेपर में पढ़ा अध्यक्ष महोदय, सब जो भी चीजें देखेंगे तो आप गुजरात और इन्हीं सब जगहों से ही उठ के आता है। और गुजरात में अध्यक्ष महोदय फर्जी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, फर्जी, और उन कंपनियों में चंदा आता है, 1-2 आता है, 1-2 हजार रुपए ने अध्यक्ष महोदय। 10 गुमनाम ऐसे दलों
दलित चिन्हित हुए अध्यक्ष महोदय, जहां 4,300 करोड़ रुपए उनको दान में मिला अध्यक्ष महोदय। और खर्च कितना किया अध्यक्ष महोदय? मात्र 25-26 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय, नहीं 25-26 करोड़ रुपया मात्र, और दिखाते हैं कितना 3500 करोड़ रुपया हमने खर्च किया। सभी पार्टियों के नाम भी है। तो कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, और सब गुजरात का पार्टी है अध्यक्ष महोदय, कहीं बाहर का नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं सब गुजरात से ही क्या ऐसी चीजें उठ के आती है अध्यक्ष महोदय जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। और इन लोगों ने विकास का जो पैमाना खींचा है अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से पुल पुलिया सड़क बनाया है, जिस रफ्तार में बनाया है अध्यक्ष महोदय, उससे कई गुना रफ्तार में इस बारिश में उनके सारे योजनाएं ढह के जमीन धराशायी हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय। सारे के सारे योजनाएं, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे हिमाचल का हो, कहीं का भी योजना हो अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय कई सारे विषय हैं जिसको अगर हम अभी कहना शुरू करें तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम अपनी बातों को संक्षिप्त करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य कई झंझावतों से जूझते हुए आज इस मकाम पर खड़ा है अध्यक्ष महोदय, जहां आज इस राज्य के कार्य योजनाओं को एक मॉडल रूप में देखा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। आज हमारी चीजों को कई राज्य हमारे कार्यों से प्रभावित भी, लेकिन आज ये वक्त है अध्यक्ष महोदय जहां एक सकारात्मक राजनीति करने की आवश्यकता है, जहां यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हितों पर विशेष जोर ध्यान करते हुए कार्य करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। हमारे विपक्ष के लोग झारखंड के जनप्रतिनिधि है अध्यक्ष महोदय, ना कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात के जनप्रतिनिधि हैं। और इनका कर्तव्य बनता है अध्यक्ष महोदय कि सबसे पहले उनको झारखंड हित में विचार करना चाहिए, ना कि इनके व्यापारी मित्रों के हित में विचार करने की आवश्यकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय एक सकारात्मक सोच के साथ हम चाहेंगे कि माननीय विपक्ष सरकार को सहयोग करे। आज हम चाहते हैं कि इनका एक सकारात्मक सोच भी आए, तो हम निश्चित रूप से उनके विचारों को ग्रहण करेंगे। आज अध्यक्ष महोदय हमारे सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हमें बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। आज मैं भी ये गिना सकता हूं अध्यक्ष महोदय कि आज हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने रोजगार सृजन नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आज हम लोगों ने नौजवानों के हितों को ध्यान में नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से कुछ व्यवस्थाएं चलती है अध्यक्ष महोदय, और वो व्यवस्थाएं गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा नहीं चलाता है अध्यक्ष महोदय। एक सरगना, एक गिरोह के रूप में कुछ कार्य चलते हैं पूरे देश के पैमाने में, जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग कार्यों पर व्यवधान डालने का प्रयास होता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारे राज्य में भी कुछ ऐसे लोग हैं जहां हमारे कार्यों को संपन्न होने से पहले ही उसमें कहते हैं कि खाना बना बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें 2 बूंद किरासन तेल छिड़क दीजिए तो खाना सब खराब। ये यही काम करने में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय बहुत सारी चीजें हैं, हम
आज के इस मानसून सत्र में हमारे सभी माननीय विधायकों ने, माननीय सदस्यों ने सदन के सभी वाद विवाद में हिस्सा लिया। इन सभी का आभार। आपने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस सत्र को चलाया। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। सभी आज के इस अंतिम पड़ाव में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।